हरियाणा का संवाद चल रहा है। वीरों की धरती, शहीदों की धरती, सैनिकों की धरती, देश का मान, देश का गौरव बढ़ाने वालों की धरती। और मेरा ये सौभाग्य है कि जब जब संवाद का मंच सजता है तो देश की रक्षा करने वाले इन वीर सपूतों के साथ बातचीत करने का, रोमकूपों की उस सिहरन को महसूस करने का अवसर मुझे अमर उजाला का संवाद का यह मंच प्रदान करता है। और इसके लिए सबसे ज्यादा आभारी मैं हूं अमर उजाला परिवार का, क्योंकि अब नरवणे साहब, आपका इस मंच पर स्वागत है और कलम का सिपाही बनकर अपनी पत्रकारिता की यात्रा को आगे बढ़ा रहा हूं। लेकिन एक समय मेरी भी इच्छा थी कि सिपाही बनूं, वर्दी पहनूं। वर्दी नहीं पहन पाया, लेकिन कोशिश करता हूं कि जब जब वर्दी में देश की सेवा करने वालों से बात करने का मौका मिले तो उस अवसर को नहीं गंवाऊं। तो अमर उजाला संवाद के मंच पर आपका स्वागत है। और इससे पहले कि मैं अपने सबसे पहले सवाल के साथ नरवणे साहब से बातचीत शुरू करूं, जिन्होंने देश में 28वें सेना प्रमुख के रूप में न केवल अपनी विशिष्ट सेवाएं दी, पुस्तकें भी लिखी और बहुत सारे मोर्चों पर देश को यश और सफलता अपने अनुभव से, अपने हुनर से और उनके अंदर एक जो सैनिक का जज्बा है उससे दिलाई। सबसे पहले जोर से बोलिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। देखिए, ऐसा है कि भोजन के ठीक बाद का सत्र तो आलोक भाई ने संभाल लिया और हम शिव जी की भक्ति में भी लीन हो गए, लेकिन अब राष्ट्र की भक्ति का समय है। और जापान के एक वीर बालक ने कहा था कि अगर मेरे राष्ट्र के बीच में मेरा धर्म भी आएगा तो मैं पहले देवता को हटा दूंगा और राष्ट्र की रक्षा करूंगा। हम अपनी जननी जन्मभूमि को स्वर्ग से भी बढ़कर मानते हैं। हमारे यहाँ कहा गया है कि जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी। ऐसी जन्मभूमि की रक्षा के लिए अपनी प्राणों की आहुति देने के लिए तत्पर रहने वाले सैनिकों की, सारे सैनिकों की कमान संभालने वाले नरवणे साहब के लिए जोरदार तालियां। नरवणे साहब, सबसे पहले मैं उस सवाल पर आता हूं जो हम सबके दिलों में तब से खदबदा रहा है जब लोगों ने अचानक से मई में 7, 8, 9, 10 मई को वो सब कुछ देखा जो हम शायद पहले कल्पना नहीं कर रहे थे। हम दूसरे देशों में अपनी सरहदों के पार कभी रूस और यूक्रेन के बीच होते हुए देख रहे थे, कभी इजराइल और हमास के बीच होते हुए देख रहे, लेकिन हमने साक्षात देखा कि कोई सैनिक सरहद पर जाकर नहीं लड़ रहा है, लेकिन युद्ध हो रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर जो कुछ भी मिसाइलें चली, यहीं से बैठकर हमने उनके कई सारे सामरिक ठिकाने नष्ट कर दिए। तो ये ऑपरेशन सिंदूर वाली लड़ाई का युग है जहां पर एक अलग तरह का वॉरफेयर है। क्या इस ऑपरेशन सिंदूर वाली लड़ाई ने हमको जगाया या हमें बताया कि हम कितने तैयार हैं और ये किस तरह का वॉरफेयर है और हमारा राष्ट्र इस सिंदूर वाले वॉरफेयर के लिए कितना तैयार है? सबसे पहले तो थैंक यू जयदीप और थैंक यू अमर उजाला, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया है कि मैं यहाँ आके आप सबके साथ बातचीत कर सकूं, और उसके लिए मैं बड़ा आभारी हूँ। जहाँ तक आपका सवाल है ऑप सिंदूर और कैसे युद्ध की प्रक्रिया जो है वो बदल रही है, तो इसके दो पहलू है। एक है युद्ध की प्रक्रिया और दूसरा है युद्ध का स्वरूप, जिसको हम नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ वॉर कहते हैं। तो युद्ध की जो प्रक्रिया है वो सदियों से नहीं बदली और वो एक ही है कि मारो या मरो। प्रक्रिया वही है कि खून खराबा होगा, जानें जाएंगी, नुकसान होगा, चाहे वो बिल्डिंग का हो, हथियारों का हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। बदलाव आया है तो इसमें कि उसके स्वरूप में, कि वो लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी। और ये बदलाव जो है वो ये नहीं कि अभी हुआ है, वो हमेशा आता रहा है। पुराने ज़माने लोग धनुष बाण के साथ लड़ते थे, फिर राइफल आ गए, फिर मिसाइलें आ गई, अब ड्रोन आ गए हैं। तो ये प्रक्रिया जो है, वो स्वरूप जो है वो बदली होता रहेगा। और जैसे अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा, एक नया युग जो है आ चुका है, जहाँ तक नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर पर ज़्यादा जोर हुआ और ज़्यादातर लड़ाई जो है वो ड्रोन्स
और मिसाइलों के ज़रिए हुई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आगे वाले समय में कॉन्टैक्ट वॉरफेयर नहीं होगा, कि सरहद पर जाके आमने सामने की लड़ाई मुठभेड़ नहीं होंगे। अगली लड़ाई कैसे होती है, उसकी प्रक्रिया क्या होगी, स्वरूप क्या होगा, वो इस वक्त हम नहीं कह सकते। हर एक जंग जो है वो एक अलग होता है। सिर्फ ये है कि हम जो पिछला जंग है, लड़ाई है, उससे हम सबक सीखते हैं और उसको अमल करके हम कोशिश करते हैं कि अगले बार हम ज़्यादा तैयार हों और ज़्यादा विफल। हम अगली बार ज़्यादा तैयार होंगे सर। पर एक इसका सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ये है कि जो कुछ भी हुआ, क्या हमारे हवाई जहाज वाकई उड़ान नहीं भर पा रहे थे? क्या रडार सिस्टम वाकई लॉक हुए थे? फिर ब्रह्मोस तक निकालने की नौबत क्यों आ गई? ऐसे मतलब आपने इस वॉरफेयर को पूरा बहुत क्लोजली मॉनिटर किया होगा, लोगों के मन में बहुत क्यूरियोसिटी है, ऐसा क्या हुआ कि राफेल को नहीं निकालना पड़ा और ब्रह्मोस को निकालना पड़ गया? ऐसे कि जो इन्वेंट्री है, जो हमारे पास साजो सामान है, हथियार हैं, वो कौन सा हथियार कब इस्तेमाल करना है वो कमांडर का डिस्क्रिशन होता है। तो ये कहना है कि ब्रह्मोस निकालने की मोहब्बत आ गई, ऐसे नहीं है। वो हथियार है हमारे पास, हम देखेंगे कि टारगेट कौन सा है, टारगेट को नष्ट करने के लिए कौन सा हथियार सबसे कामयाब होगा और उस हथियार का हम इस्तेमाल करेंगे। कभी लगा कि एक हथियार हवाई जहाज के ज़रिए हो सकता है, फिर लगा कि नहीं, इससे अच्छा एक और तरीका है कि ब्रह्मोस मिसाइल ही क्यों ना इस्तेमाल किया जाए। तो ये जो है वो रणनीति का सवाल है, और वो नीति जो है वो ना कि एक जंग से दूसरे जंग, लेकिन डे टू डे भी ये इसमें बदलाव आ सकता है। और यही बात है कि कितने जल्दी आप अपने रणनीति को बदली कर सकते हो, कितने जल्दी आप ये इसको अडेप्ट कर सकते हो, वही जनरलशिप कहलाती है।